नमस्ते दोस्तों, मिशन एग्जाम सेंटर पर आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत के इतिहास के एक ऐसे मोड़ की जिसने देश की पूरी दिशा ही बदल दी। ये कहानी है 1857 की, जब ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ एक बहुत बड़ा विद्रोह भड़क उठा था। और यकीन मानिए, आधुनिक भारत को समझने के लिए इस कहानी को जानना बेहद जरूरी है। जरा इस तस्वीर को देखिए। ये सिर्फ एक लड़ाई का सीन नहीं है, ये एक क्रांति की शुरुआत है। यहाँ सिपाही और किसान जो अब तक अलग अलग लड़ रहे थे, अब एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। समाज के इन अलग अलग तबकों का यही मिलना, यही गठबंधन था जिसने इस विद्रोह को इतना बड़ा बना दिया। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है ना, कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि राजे रजवाड़े, आम किसान और सिपाही सबके सब दुनिया की सबसे मजबूत ट्रेडिंग कंपनी के खिलाफ एक साथ खड़े हो गए। चलिए, आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम विद्रोह की पूरी कहानी को समझेंगे। मतलब इसकी जड़ें कहाँ थीं, वो कौन सी नीतियाँ थीं जिनसे लोग परेशान थे, एक सिपाही कैसे बागी बन गया, फिर ये आग कैसे पूरे उत्तर भारत में फैली, कंपनी ने कैसे इसका जवाब दिया और आखिर में इसके नतीजे क्या हुए जिसने भारत का भविष्य तय कर दिया। तो ठीक है, शुरू करते हैं। देखिए, एक बात साफ समझनी होगी कि 1857 का विद्रोह कोई एक दिन में नहीं हुआ। ये तो दशकों से धीरे धीरे सुलग रहे उस गुस्से का नतीजा था जो ब्रिटिश नीतियों के खिलाफ पनप रहा था। जरा सोचिए, जो राजवंश सदियों से राज कर रहे थे, एक ट्रेडिंग कंपनी धीरे धीरे उनकी ताकत को खत्म कर रही थी। नवाबों और राजाओं की सत्ता बस नाम की रह गई थी, उनकी सेनाएं भंग की जा रही थी। ये सिर्फ ताकत छीनने की बात नहीं थी, ये उनके सम्मान और स्वाभिमान पर हमला था। रानी लक्ष्मीबाई जैसे कई शासकों ने बातचीत से हल निकालने की कोशिश भी की, पर कंपनी सुनने के मूड में ही नहीं थी। और बात यही नहीं रुकी। कंपनी ने तो मुगल वंश को जड़ से ही खत्म करने का मन बना लिया था। गवर्नर जनरल डलहौजी और कैनिंग ने साफ साफ ऐलान कर दिया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे। उनके बाद किसी को बादशाह नहीं माना जाएगा और उन्हें लाल किला भी छोड़ना पड़ेगा। मतलब मुगल सत्ता के ताबूत में ये आखिरी कील थी। अब शहरों से निकलकर जरा देहात की तरफ चलते हैं। कंपनी की जो लगान वसूलने की नीतियां थीं, उन्होंने तो जैसे ग्रामीण अर्थव्यवस्था की कमर ही तोड़ दी थी। किसानों और जमींदारों पर इतना भारी टैक्स लगा दिया गया था कि वो चुका ही नहीं पाते थे। नतीजा, लोग कर्ज में डूब गए और अपनी पीढ़ियों पुरानी जमीनों से हाथ धो बैठे। और यही गुस्सा अब कंपनी की सेना में भी पहुंच रहा था। सिपाही अपने वेतन और सर्विस की शर्तों से खुश नहीं थे। ऊपर से नए कानून लाए जा रहे थे जो उनकी धार्मिक मान्यताओं को चोट पहुंचाते थे, जैसे कि उन्हें लड़ने के लिए समुद्र पार भेजा जा सकता था। और ये मत भूलिए, ये सिपाही कौन थे? ये वर्दी पहने किसान ही तो थे। तो जो गुस्सा गांव में था, वो बहुत जल्द बैरकों में भी फैल गया। तो आप समझ रहे हैं कि बारूद पूरी तरह से तैयार था। माहौल में गुस्सा, बेचैनी और अविश्वास सब कुछ था। बस एक चिंगारी की जरूरत थी, और वो चिंगारी एक ऐसी वजह से भड़की जिसने आग लगा दी। चलिए देखते हैं कि कैसे हुआ ये सब। देखिए, घटनाएं कितनी तेजी से आगे बढ़ी। 29 मार्च को मंगल पांडे ने अकेले विरोध किया, उन्हें फांसी दे दी गई, लेकिन ये आग बुझी नहीं। 9 मई को मेरठ में 85 सिपाहियों ने नए कारतूस इस्तेमाल करने से मना कर दिया, और अगले ही दिन 10 मई को पूरी रेजिमेंट ने बगावत कर दी और दिल्ली की ओर मार्च शुरू कर दिया। ये मेरठ की वो शाम थी जब विद्रोह की ज्वाला भड़क उठी। सिपाहियों ने जेल पर धावा बोल दिया, अपने साथियों को छुड़ाया और अंग्रेज अफसरों को मार डाला। ये सिर्फ एक छोटी मोटी बगावत नहीं थी, ये कंपनी राज के हर निशान के खिलाफ एक खुला ऐलाने जंग था। उस समय के एक सिपाही सीताराम पांडे ने बाद में लिखा कि माहौल कैसा था। उन्होंने बताया कि सिपाहियों के बीच ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई थी कि नए कारतूसों पर गाय और सुअर की चर्बी लगी है। इस एक अफवाह ने हिंदू और मुसलमान दोनों सिपाहियों को भड़का दिया। उन्हें लगा कि ये उनके धर्म पर सीधा हमला है। अब कहानी में एक बहुत ही जरूरी मोड़ आता है। जो चीज एक सिपाही विद्रोह के तौर पर शुरू हुई थी, वो देखते ही देखते एक आम जनता के विद्रोह में, एक जन विद्रोह में बदल गई। मेरठ के बागी सिपाही जब दिल्ली पहुंचे तो उन्होंने एक बहुत ही होशियार कदम उठाया। उन्होंने बूढ़े हो चुके मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अपना नेता बना लिया। शुरू में तो बहादुर शाह तैयार नहीं थे, पर उन्हें मानना पड़ा। उनके नाम जुड़ जाने से इस विद्रोह को एक पहचान मिल गई, एक वैधता मिल गई, और दिल्ली इसका सबसे बड़ा सेंटर बन गया। और विद्रोह की ये आग सिर्फ दिल्ली तक ही नहीं रुकी।
जल्द ही ये कानपुर, लखनऊ, झांसी, बरेली एक एक करके पूरे उत्तर भारत में फैल गई। हर जगह स्थानीय नेता उठ खड़े हुए और आम लोगों ने भी इस लड़ाई में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस विद्रोह की एक और खास बात थी कि इसका कोई एक सेंट्रल लीडर नहीं था। कानपुर में नाना साहब थे तो लखनऊ में बेगम हजरत महल, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई थी तो बिहार में कुंवर सिंह। हर इलाके का अपना नेता था। ये एक तरह से इसकी ताकत भी थी, लेकिन आगे चलकर यही इसकी एक बड़ी कमजोरी भी साबित हुई। अच्छा, इतना बड़ा विद्रोह देखकर ईस्ट इंडिया कंपनी चुप बैठने वाली तो थी नहीं, उन्होंने अपनी पूरी ताकत के साथ पलटवार किया। अब हम देखेंगे कि कंपनी ने इस बगावत को कुचलने के लिए किस तरह का क्रूर और दमनकारी युद्ध छेड़ा। ब्रिटिश जवाबी हमला बहुत बड़ी पैमाने पर और बहुत ही बेरहमी से किया गया। इंग्लैंड से और भी सेना बुलाई गईं। उनका सबसे पहला निशाना था दिल्ली, विद्रोह का केंद्र। दिल्ली पर दोबारा कब्जा करना एक लंबी और बहुत खूनी लड़ाई साबित हुई। कंपनी ने विद्रोह को कुचलने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सितंबर 1857 में दिल्ली पर वापस कब्जा हो गया। बहादुर शाह जफर को देश निकाला देकर रंगून भेज दिया गया और उनके बेटों को उन्हीं की आंखों के सामने गोली मार दी गई। फिर मार्च 1858 में लखनऊ और जून 1858 तक रानी लक्ष्मीबाई भी वीरगति को प्राप्त हुईं। एक एक करके विद्रोह के सारे केंद्र दबा दिए गए। इस पूरी लड़ाई को खत्म करने में 2 साल से ज्यादा का वक्त लग गया। विद्रोह को तो कुचल दिया गया, लेकिन इसके बाद भारत में ब्रिटिश शासन का तरीका हमेशा के लिए बदल गया। चलिए अब देखते हैं कि 1857 के बाद वो कौन से बड़े बदलाव थे जिन्होंने एक नए युग की शुरुआत की। सबसे बड़ा और सबसे जरूरी बदलाव 1858 में ब्रिटिश संसद ने एक नया कानून पास किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से भारत का शासन छीन लिया गया। अब भारत पर सीधे ब्रिटिश महारानी का राज हो गया, जिसे ब्रिटिश राज कहते हैं। कंपनी राज खत्म हुआ और ताज का शासन शुरू हुआ। इसके अलावा भी कई बड़े बदलाव हुए। अंग्रेजों ने भारतीय राजाओं से वादा किया कि अब उनके राज्य नहीं हड़पे जाएंगे। सेना में भारतीय सिपाहियों की संख्या कम कर दी गई और गोरखा, सिख और पठानों की भर्ती बढ़ाई गई। ये सीधे तौर पर फूट डालो और राज करो की नीति थी। साथ ही उन्होंने तय किया कि वो अब भारतीयों के धार्मिक और सामाजिक मामलों में दखल नहीं देंगे। ये सारे फैसले 1857 के सबक थे। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि 1857 का विद्रोह भारतीय इतिहास में एक वाटरशेड मोमेंट था। इसने उपनिवेशवाद के एक दौर को खत्म किया और एक नए, ज्यादा सीधे और ज्यादा संगठित राज की शुरुआत की। और हाँ, इसी विद्रोह की राख से भविष्य में भारतीय राष्ट्रवाद की भावना ने जन्म लिया। तो आखिर में एक सवाल पर सोचते हैं। ये सच है कि 1857 का विद्रोह अपने फौरी मकसद में नाकाम रहा, लेकिन क्या इसने आगे चलकर एक साझी भारतीय पहचान बनाने में मदद की, या फिर इसने समाज में जो हिंदू मुस्लिम या दूसरी दरारें थीं उन्हें और भी गहरा कर दिया? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आज भी बहस होती है। आज बात करेंगे 1857 के उस महान विद्रोह की, एक ऐसी घटना जिसने भारतीय इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। इसे कई लोग सिपाही विद्रोह कहते हैं, पर सच तो ये है कि ये उससे कहीं ज्यादा बड़ा, कहीं ज्यादा गहरा था। तो चलिए आज इस कहानी की हर एक परत को खोलकर देखते हैं। तो सवाल ये है कि आखिर एक राइफल, सिर्फ एक राइफल ने इतने बड़े साम्राज्य को हिला कैसे दिया? कहानी की शुरुआत यहीं से होती है, पर एक बात साफ है, ये कहानी सिर्फ एक कारतूस की नहीं है। ये तो बस वो चिंगारी थी। असली कहानी तो उन शिकायतों की है, उस गुस्से की है जो सालों से, मतलब दशकों से लोगों के दिलों में सुलग रहा था। देखिए, कोई भी बड़ा धमाका अचानक नहीं होता, उसके लिए बारूद पहले से जमा होता है। और 1857 से पहले का भारत बिल्कुल एक बारूद के ढेर जैसा था। राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, हर तरफ से ऐसी वजहें जमा हो रही थीं जो बस एक चिंगारी का इंतजार कर रही थीं। सबसे पहले बात करते हैं राजनीतिक कारणों की। ईस्ट इंडिया कंपनी की जमीन हड़पने की जो नीति थी ना, उसने भारतीय शासकों की नींद उड़ा रखी थी। सतारा, नागपुर, झांसी, एक के बाद एक रियासतें कंपनी के कब्जे में जा रही थीं। और हद तो तब हो गई जब कंपनी ने अपने वफादार साथी अवध को भी नहीं छोड़ा। सोचिए बाकी राजाओं के मन में क्या डर बैठा होगा कि भाई आज ये तो कल हमारी बारी है। और इस काम में उनका सबसे बड़ा हथियार था ये व्यपदत्त का सिद्धांत, यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। लॉर्ड डलहौजी की ये पॉलिसी बड़ी सीधी थी मगर बहुत खतरनाक। मतलब अगर किसी राजा का अपना सगा बेटा नहीं है तो उसका राज खत्म, वो सीधे कंपनी का हो जाएगा।
कोई किसी बच्चे को गोद लेकर उसे वारिस नहीं बना सकता। और इसी एक पॉलिसी ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जैसे कई ताकतवर शासकों को कंपनी का कट्टर दुश्मन बना दिया। अब आते हैं आर्थिक मोर्चे पर, और यहाँ तो हालात और भी ज्यादा खराब थे। एक तरफ किसानों और जमींदारों पर इतने भारी टैक्स लगा दिए गए थे कि उनकी कमर ही टूट गई। दूसरी तरफ इंग्लैंड की मिलों में बना सस्ता कपड़ा भारत के बाजारों में भर गया। नतीजा, हमारा सदियों पुराना कपड़ा उद्योग, हमारी दस्तकारी, सब कुछ तबाह हो गया। लाखों कारीगर, बुनकर, शिल्पकार रातों रात बेरोजगार हो गए। और फिर बात आती है समाज और धर्म की। आम लोगों के मन में ये डर बैठ गया था कि अंग्रेज उनकी संस्कृति, उनके धर्म, सब कुछ छीन लेना चाहते हैं। उन्हें लगता था कि उन्हें जबरदस्ती ईसाई बनाया जा रहा है। सती प्रथा को बंद करना, विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा देना, भले ही ये अच्छे कदम थे, पर उस वक्त के लोगों को ये अपनी परंपराओं में सीधा दखल लगा। कमाल की बात तो ये है कि रेलवे और टेलीग्राफ जैसी नई टेक्नोलॉजी को भी शख्स की नज़र से देखा गया कि ये सब उनकी जाति और धर्म को भ्रष्ट करने की एक चाल है। और सबसे बड़ी विडंबना देखिए, जिन भारतीय सिपाहियों के दम पर कंपनी का राज टिका था, वो खुद भी खुश नहीं थे। सोचिए, सेना में लगभग 87% भारतीय सिपाही थे, मतलब पूरी सेना की रीढ़ थे वो लोग। लेकिन उनके साथ होता था भेदभाव, तनख्वाह गोरे सिपाही से कम, तरक्की के मौके नहीं, और ऊपर से उन्हें समुद्र पार जाकर लड़ने का आदेश दिया जाता था, जो उस जमाने में बहुत से लोगों के लिए धर्म भ्रष्ट करने जैसा था। तो माहौल पूरी तरह तैयार था। गुस्सा, डर, असंतोष, सब कुछ था। बस एक चिंगारी की जरूरत थी। और वो चिंगारी आई एक नई राइफल के रूप में, एनफील्ड राइफल। अब हुआ ये कि एक अफवाह फैल गई कि इस राइफल के जो कारतूस हैं, उन पर गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई है, और इन कारतूसों को चलाने से पहले दांत से काटना पड़ता था। अब सोचिए, गाय हिंदुओं के लिए पवित्र है और सूअर मुसलमानों के लिए हराम। इस एक अफवाह ने हिंदू और मुसलमान दोनों सिपाहियों को आग बबूला कर दिया। इसके बाद तो जो हुआ वो इतिहास है। घटनाएं बहुत तेजी से आगे बढ़ी। 29 मार्च बैरकपुर में मंगल पांडे ने विद्रोह का बिगुल फूंक दिया। 8 अप्रैल को उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। लेकिन इस शहादत ने आग में घी का काम किया, और ठीक 1 महीने बाद 10 मई को मेरठ में सिपाहियों ने खुली बगावत कर दी। उन्होंने अपने अफसरों को मारा, जेल तोड़ दी और दिल्ली चलो का नारा लगाते हुए दिल्ली की तरफ कूच कर गए। और जब ये विद्रोही सिपाही दिल्ली पहुंचे तो उन्होंने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। उन्होंने बूढ़े हो चुके मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अपना नेता मान लिया और उन्हें हिंदुस्तान का शहंशाह घोषित कर दिया। ये एक मास्टर स्ट्रोक था। इस एक कदम ने इस विद्रोह को वैधता दे दी, एक पहचान दे दी। अब ये सिर्फ कुछ नाराज सिपाहियों की बगावत नहीं रही, बल्कि ये पूरे हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई का प्रतीक बन गई। दिल्ली में जो आग लगी थी वो अब पूरे उत्तर भारत में जंगल की आग की तरह फैलने लगी, और हर जगह इस आग को हवा देने के लिए एक से बढ़कर एक दमदार नेता सामने आए, जिन्होंने अंग्रेजों की नाक में सचमुच दम कर दिया। इस टेबल पर एक नजर डालें। दिल्ली में बहादुर शाह जफर, तो लखनऊ में बेगम हजरत महल, कानपुर में थे नाना साहेब और उनके जांबाज सेनापति तात्या टोपे, और झांसी में थी रानी लक्ष्मीबाई, जिनकी बहादुरी के किस्से तो आज भी हमारे रोंगटे खड़े कर देते हैं। बिहार में कुंवर सिंह जैसे 80 साल के योद्धा ने भी अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। शुरुआती जीतें मिली, जबरदस्त बहादुरी भी दिखाई गई, लेकिन सच तो यह है कि 1 साल के अंदर ही इस महान विद्रोह को बड़ी बेरहमी से कुचल दिया गया। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। विद्रोह भले ही नाकाम हो गया, लेकिन इसने जो असर छोड़ा उसने भारत का भविष्य हमेशा के लिए बदल दिया। तो सवाल उठता है कि ये विद्रोह नाकाम क्यों हुआ? वजह साफ है। एक तरफ थे अंग्रेज, जिनके पास बेहतर हथियार थे, पैसा था और सबसे जरूरी टेलीग्राफ और रेलवे जैसा तेज कम्युनिकेशन नेटवर्क था। उनकी कमान एक थी। दूसरी तरफ थे हमारे विद्रोही। बहादुर थे, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उनमें एकता की कमी थी। कोई एक सेंट्रल लीडरशिप नहीं थी, कोई साफ प्लान नहीं था। और एक कड़वा सच ये भी है कि भारत के ही कई बड़े रजवाड़ों और पढ़े लिखे तबके ने इस लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया। तो अब देखते हैं इसके नतीजे क्या हुए। विद्रोह का सबसे बड़ा और सीधा नतीजा ये हुआ कि भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी का राज हमेशा के लिए खत्म हो गया। 1858 में ब्रिटिश संसद ने एक कानून पास किया और भारत का शासन सीधे ब्रिटेन की महारानी यानी ब्रिटिश क्राउन के हाथों में आ गया। यहीं से ब्रिटिश राज का दौर शुरू होता है। गवर्नर जनरल को अब वाइसरॉय कहा जाने लगा और सेना को भी पूरी तरह से बदल दिया गया ताकि दोबारा ऐसा कोई विद्रोह सिर न उठा सके।
अंग्रेजों को ये बात समझ आ गई थी कि अगर भारत पर राज करना है तो कुछ चीजें बदलनी पड़ेंगी। तो उन्होंने कुछ वादे किए। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को खत्म कर दिया गया। भारतीय राजाओं को भरोसा दिलाया गया कि अब उनकी रियासतें नहीं छीनी जाएंगी। गोद लेने के अधिकार को भी मान्यता दे दी गई और ये भी वादा किया गया कि अब उनके धार्मिक मामलों में कोई दखलंदाजी नहीं होगी। और यहीं पर आकर हम उस सबसे बड़े सवाल पर रुकते हैं जो आज तक पूछा जाता है। ये था क्या ये सिर्फ एक सिपाही विद्रोह था जैसा कि अंग्रेज इतिहासकार कहते हैं, या जैसा कि वीडी सावरकर जैसे राष्ट्रवादियों ने कहा, ये भारत की आज़ादी की पहली लड़ाई थी? आप इसे कोई भी नाम दें, सिपाही विद्रोह कहें या आज़ादी की पहली लड़ाई, एक बात तय है, 1857 एक ऐतिहासिक मोड़ था। ये वो पल था जब पहली बार इस देश के अलग अलग हिस्सों के लोग, अलग अलग धर्मों के लोग एक दुश्मन के खिलाफ एक साथ खड़े हुए। ये विद्रोह भले ही उस वक्त सफल नहीं हुआ, लेकिन इसने भारतीय राष्ट्रवाद का वो बीज बो दिया जो 90 साल बाद आज़ादी के एक बड़े पेड़ के रूप में उगा।